हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पहले अपने 4 थ्योरम्स पिछले लेक्चर में प्रूफ कर चुके थे, थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम नंबर सेकंड, थ्योरम नंबर थर्ड एंड थ्योरम्स नंबर 5। थ्योरम नंबर 4 को हमने आज के लिए छोड़ दिया था और थ्योरम नंबर 4 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। हालांकि शुरू की जो 3 थ्योरम है वो भी इम्पोर्टेंट है। 5th थ्योरम है वो इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन थ्योरम नंबर 4 जो है द्वैतता की मूल प्रमेय जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और द्वैतता की मूल प्रमेय का स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से देखिएगा कि यदि किसी मूल समस्या का परिमित इष्टतम हल विद्यमान हो, यदि किसी मूल समस्या का प्राइमल प्रॉब्लम अगर आपको दी गई है, उसका अगर एक परिमित इष्टतम हल विद्यमान है तो इसकी द्वैतीय समस्या का भी एक परिमित इष्टतम हल विद्यमान होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में कोई प्राइमल प्रॉब्लम दी गई है और उसका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसकी ड्युअलिटी का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एंड वाइस वर्सा, अर्थात विलोमतः। अर्थात यदि आपकी ड्यूल प्रॉब्लम का एक इष्टतम हल विद्यमान होता है, एग्जिस्ट करता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो उसकी प्राइमल प्रॉब्लम का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जो कि हम थ्योरम नंबर 5 को प्रूफ करते समय ये चीज हमने यूज में ली थी कि यदि आपके पास में प्राइमल प्रॉब्लम का, थ्योरम नंबर 5 में हमने क्या प्रूफ किया था कि यदि आपके पास में प्राइमल प्रॉब्लम को आप अपरिबद्ध हल मान के चल रहे थे प्राइमल प्रॉब्लम के, और उसकी ड्युअलिटी के इष्टतम ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप मान के चल रहे थे, तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट के बेस पर हमने देखा था कि यदि उसकी ड्यूल प्रॉब्लम का, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्राइमल प्रॉब्लम के ड्यूल की ड्यूल वह खुद प्राइमल प्रॉब्लम ही होती है, और यदि उसकी ड्यूल प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन मान के चल रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम स्टेटमेंट वी कैन से द प्राइमल प्रॉब्लम इज आल्सो एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, तो वहां पे हमने देखा कि जब ड्यूलिटी प्रॉब्लम ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रही थी तो उसका प्राइमल प्रॉब्लम भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं था। यानी कि हमारी जो मान्यता थी, जो हम मान के चल रहे थे, उसका हमारे पास में विरोधाभास हो गया। तो फिर हमने कहा कि अगर प्राइमरी प्रॉब्लम का अपरिबद्ध हल है तो उसकी ड्यूल प्रॉब्लम का हल इष्टतम ना हो करके या तो वो अपरिबद्ध ही होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं कि किस तरीके से एक दी गई प्राइमल प्रॉब्लम में अगर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है तो उसकी ड्यूल प्रॉब्लम का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, और अगर आपको ड्यूल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा तो उसकी प्राइमल प्रॉब्लम का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। और जैसा कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा चुका हूं, तो आप वहां पे भी इस थ्योरम के स्टेटमेंट विद प्रूफ को एक बार नजर कर लीजिए और फिर हम देखते हैं। सो प्रूफ क्या है, 4th समझते हुए चलना। मैंने मान लिया स्टूडेंट्स, माना जो दी गई प्राइमल प्रॉब्लम है, दी गई प्राइमल प्रॉब्लम निम्न है। देखिए थ्योरम का प्रूफ आपके सामने है, बस समझने की बात है। मैक्सिमम ऑफ जेड पी इज इक्वल टू सी एक्स वेयर ए एक्स सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स इज लेस देन इक्वल टू बी, क्योंकि मैक्सिमम की प्रॉब्लम है, एंड ऑल नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां पर मैंने मान लिया स्टूडेंट्स कि यहां पर जो चरों की संख्या है वो तो है n और प्रतिबंध जो है वो है m। जब n चर और m प्रतिबंध है तो जो A मैट्रिक्स गुणांक मैट्रिक्स होती है अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n से मैंने मेंशन की हुई है, ये क्या होती है, गुणांक मैट्रिक्स। ये होती है गुणांक मैट्रिक्स। ठीक है, जबकि C इक्वल टू C1 C2 अप टू Cn जो है वो होती है मूल्य सदिश, प्राइस वेक्टर। इसके साथ साथ अपन के पास में जो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n है, ये क्या कहलाते हैं, चर x1 x2 अप टू xn के गुणांक सदिश कहलाते हैं। सही बात है, ये कहलाते हैं चर x1 x2 अप टू xn के गुणांक सदिश। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि यदि मेरे पास में ये प्राइमल प्रॉब्लम है तो इसकी ड्यूल प्रॉब्लम क्या होगी। तो
तो ड्यूल प्रॉब्लम के लिए अतः दी गई प्राइमल प्रॉब्लम की द्वैती समस्या निम्न होगी। क्या होगी? मिनिमाइजेशन ऑफ जेड डी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ऑफ डब्ल्यू एंड ए ट्रांसपोज ऑफ डब्ल्यू वार डब्ल्यू is greater than equals to C transpose and W all greater than equals to 0 subject to constants and this. Okay, तो ये हुई इसकी ड्यूल प्रॉब्लम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम जब कभी भी इस प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सिंप्लेक्स विधि से जब हमने इसको सॉल्व किया तो सिंप्लेक्स विधि से इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्राइमल प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं, हम इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम सिंप्लेक्स विधि को यूज करना चाह रहे हैं। एक तरह से इस स्टेटमेंट में मैंने कह दिया कि हम सिंप्लेक्स विधि को यूज करने वाले हैं। तो सिंप्लेक्स विधि को यूज में लेने के लिए मैं ये कहूंगा कि दी गई प्राइमल प्रॉब्लम को, देखिए थ्योरम्स का प्रूफ आपके सामने है, बस बेसिक इंफॉर्मेशन समझ जाने के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं कि दी गई प्राइमल प्रॉब्लम का जो मानक रूप होगा, क्योंकि हम इसे सिंप्लेक्स विधि से हल करना चाह रहे हैं, तो इसका मानक रूप जो है वो क्या होने वाला है, मैक्सिमम ऑफ जेड पी इज इक्वल टू। देखिए मानक रूप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास में जो दी गई प्रॉब्लम के कंस्टेंट्स हैं, प्रतिबंध जो हैं, उनमें हम न्यूनता पूरक चर जोड़ दें, क्योंकि हमें आधार चाहिए, आधार मैट्रिक्स चाहिए। और आधार मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो कि इकाई सदिश के साथ में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब सभी चर जोड़ने वाले हैं वो न्यूनता पूरक चर होंगे। और उन चरों की संख्या कितनी होने वाली है स्टूडेंट्स, उन चरों की संख्या होगी नंबर ऑफ कंस्टेंट्स के बराबर, क्योंकि हम कहते थे ना कि जितने नंबर ऑफ इक्वेशन बनती हैं उतने ही आपके पास में चर जो न्यूनता पूरक चर हैं या फिर अधिक पूरक चर हैं उनकी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे प्रतिबंधों की संख्या है m, तो हम यहाँ पे m न्यूनता पूरक चर जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम एक्स जेड पी इक्वल टू सी एक्स प्लस के 0 इंटू एक्स एस। 0 इंटू एक्स एस का मतलब है कि एक्स एस है न्यूनता पूरक चर, जो कि इस उद्देश्य फलन में किसके साथ में जुड़ते हैं, जीरो कॉस्ट के साथ में। सही बात है, ये न्यूनता पूरक चर हैं जो कि जीरो कॉस्ट के साथ में जुड़े, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स ए एक्स प्लस के आई इंटू एक्स एस। आई एक्स एस का मतलब क्या है, आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आधार मैट्रिक्स जो होती है वो इकाई मैट्रिक्स ही तो होती है। क्योंकि न्यूनता पूरक चर जब आप जोड़ते हैं तो एक बार फर्स्ट इक्वेशन में जोड़ा 1 0 0 0 अप टू, सेकंड इक्वेशन में क्या जोड़ोगे 0 1 0 0 अप टू दिस, एंड थर्ड इक्वेशन में 0 0 1, यानी कि ये एक इकाई मैट्रिक्स बनती हुई चली जाएगी। कितने उसकी, m क्रॉस m की, जितने नंबर ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, तो आई एक्स एस इज इक्वल टू बी एंड ऑल x एंड एक्स एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई कि हमने 0xs और ixs किस प्रकार से लिखा, क्योंकि हम इसको सिंप्लेक्स विधि से सॉल्व करने की सोच रहे हैं कि सिंप्लेक्स विधि से हम इसका इष्टतम हल मिल जाए। तो उस वे में, क्योंकि ये मैक्सिमम की प्रॉब्लम है और लेस देन इक्वल टू के साइन में है, तो न्यूनता पूरक चर हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपने न्यूनता पूरक चर जोड़े तो आपको उनको उद्देश्य फलन में जीरो कॉस्ट के साथ में जोड़ना होता है। तो एक बार यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि यहाँ जो एक्स एस है, एक्स एस न्यूनता पूरक चर है, न्यूनता पूरक चर किस तरीके से, एक्स एस वन एक्स एस टू अप टू कितने होंगे ये, एक्स एम एक्स एस एम, क्योंकि एम प्रतिबंध है तो एम ही न्यूनता पूरक चर होंगे। ठीक है, साथ ही साथ तथा आई जो है वो है इकाई मैट्रिक्स, आई इकाई मैट्रिक्स है जो कि कहां से मिलती है, एक्स एस वन एक्स एस टू अप टू एक्स ऑफ एक्स एम के
गुणांक सदिश, इनके गुणांक सदिश कौन कौन से होंगे? E1 E2 अप टू E ऑफ M से प्राप्त होती है। सही बात है। E1 मतलब 1 0 0 0, E2 0 1 0 0 और अप टू EM यानी 0 0 0 1। ठीक है, M क्रॉस M की, तो ये मेंशन कर दिया। अब क्या करते हैं हम, इकाई मैट्रिक्स हो गया। अब मैंने मान लिया स्टूडेंट्स कि इस प्राइमल प्रॉब्लम का जो इष्टतम हल है वो है XB। माना कि इस प्राइमल प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो है XB, और ये विद्यमान है यानी कि एग्जिस्ट करता है। ये सॉल्यूशन मैंने मान लिया प्राइमल प्रॉब्लम का कि XB एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है प्राइमल प्रॉब्लम का। अब अगर XB एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है प्राइमल प्रॉब्लम का, तो मैं कह सकता हूं कि XB के रेस्पेक्ट में जो सॉल्यूशन हमारे पास में सिंप्लेक्स विधि से मिलने वाला है, उसकी अंतिम सारणी में जो रेस्ट्रिक्शन होगा, यानी कि सिंप्लेक्स विधि की अंतिम सारणी में सभी ZJ माइनस के CJ कैसे होंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि हमें जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है XB, अब अगर XB ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल गया है तो इसका मतलब जो सिंप्लेक्स विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, उसकी अंतिम सारणी में क्या होने वाला है? लास्ट जो ऑप्टिमलिटी कंडीशन है ZJ माइनस CJ इज ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो सेटिस्फाई होने वाली है। तो अगर मैं ये मान रहा हूं कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल गया है XB, तो ZJ माइनस CJ क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सही बात है। अब अगर ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है, साथ ही साथ हम कह देंगे कि XB अगर, चूंकि XB जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अतः ZP को हम लिख सकते हैं XB इंटू CB, XB इंटू CB, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ ZP बराबर क्या होता है? CB इंटू XB। XB हमारे पास में ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो ZP इक्वल टू XB इंटू CB लिख दिया। ठीक है यहां तक। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब कभी भी मेरे पास में इस तरीके की प्रॉब्लम मिलती है, यानी कि अगर मुझे XB एंड चूंकि XB ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, XB जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो ये क्या होगा? ये इन रेस्ट्रिक्शंस को भी तो सेटिस्फाई करने वाला है। अगर ये इन रेस्ट्रिक्शन को भी यानी कि कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग XB इंटू B बराबर क्या होगा? B के। XB इंटू B बराबर B कैसे होगा? XB आपके पास में एक आधारी हल होता है। अगर XB आधारी हल है तो उस आधारी चरों के रेस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स होगी B, वो आधारी मैट्रिक्स बनती है, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है इक्वल्स टू B के बराबर, क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। साथ ही साथ अगर मैं यही चीज एक वेरिएबल के लिए करूं, जैसे कि XJ इंटू B, तो वो किसके बराबर होगा? अल्फा J के। XJ इंटू B किसके बराबर होगा? अल्फा J के। क्यों? क्योंकि XJ जो है वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल है इन कंस्टेंट में, उसको अगर मैं इस आधार मैट्रिक्स, और आधार मैट्रिक्स क्या होती है? एक इकाई मैट्रिक्स ही तो होती है M क्रॉस M की, यहाँ पे बनने वाली M क्रॉस M की, यानी कि IM एक इकाई मैट्रिक्स होगी। और अगर मुझे x1 को इन सभी प्रतिबंधों में देखना है, जैसे कि x1 यहाँ पे भी है, x1 यहाँ पे भी है, x1 यहाँ पे भी है, इनके गुणांक हो सकता है कुछ और हो, तो इसके लिए जब मैं इसको आधार मैट्रिक्स B से गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? इनके गुणांक सदिश ही तो मिलने वाले हैं अल्फा J। तो यहां पे मैं एक चीज ये भी लिख देता हूं कि XJ इंटू B एंड XJ इंटू B बराबर होते हैं अल्फा J के। सो अब मैं क्या करता हूं, चूंकि ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ZJ क्या होता है? ZJ होता है CB इंटू XJ। हम देख चुके थे ZJ क्या होता है? CB इंटू XJ। सो दिस इंप्लाइज दैट CB इंटू XJ की वैल्यू क्या है? XJ की वैल्यू यहां से XJ इक्वल टू B इनवर्स
इंटू अल्फा जे। सो बी इनवर्स इंटू अल्फा जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सी बी बी इनवर्स अल्फा जे माइनस के सी जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, अब यहां मैंने मान लिया कि सी बी और बी इनवर्स वो बराबर है डब्ल्यू बार ट्रांसपोज के। मैंने सी बी बी इनवर्स को डब्ल्यू बार ट्रांसपोज के मैंने मान लिया, सी बी बी इनवर्स को डब्ल्यू बार ट्रांसपोज के मान लिया। ठीक है, तब मुझे क्या मिलने वाला है, डब्ल्यू बार ट्रांसपोज इंटू अल्फा जे माइनस के सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि डब्ल्यू बार ट्रांसपोज इंटू अल्फा जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी जे। डब्ल्यू बार ट्रांसपोज माइनस के अल्फा जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी जे फॉर एवरी जे। ठीक है, फॉर एवरी जे, यहां पे ये भी मेंशन कर दीजिए फॉर एवरी जे, और यहां पे भी कर दीजिए फॉर एवरी जे के लिए। सो अब क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये असमीका है, इसको कोई भी स्टार मैंने समीकरण नाम दे दिया। सो स्टार असमीका को सबसे पहले मूल जो चर हैं आपके, मूल चरों के लिए लिखने पर, सभी मूल चर जो भी हैं x1 x2 अप टू जो भी आप लेके चल रहे हैं xn तक। ठीक है, सो फ्रॉम हियर w बार ट्रांसपोज दिस इज अल्फा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू c1, w बार ट्रांसपोज अल्फा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू c2 एंड अप टू w बार ट्रांसपोज अल्फा ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू cn। तो जब मैं इनका कंबाइंड फॉर्म लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, w बार ट्रांसपोज इंटू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू c1 c2 अप टू c ऑफ n। देखिए मैंने हर एक वेरिएबल के लिए x1 के लिए इसको इस प्रकार लिख दिया, x2 के लिए क्योंकि गुणांक सदिश होता है अल्फा 2 इस प्रकार लिख दिया, xn के लिए गुणांक सदिश अल्फा n होता है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। सो फाइनली इसको मैं लिख सकता हूं w बार ट्रांसपोज एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n क्या होते हैं, गुणांक मैट्रिक्स A। देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n क्या होता है, गुणांक मैट्रिक्स A, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू c1 c2 cn इज मूल्य जो सदिश है यानी कि प्राइस वेक्टर हो गया C 1 2, चलिए इसको नाम दे दीजिए थर्ड, सो दिस इज थर्ड और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहां से w बार ट्रांसपोज A ग्रेटर देन इक्वल टू C। ठीक है, w बार ट्रांसपोज इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, सो दिस इंप्लाइज दैट, अब मैं क्या करता हूं w बार ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेता हूं इस पूरी तरफ और C ट्रांसपोज। ठीक है, सो वहां से मुझे मिल जाएगा A ट्रांसपोज ऑफ w बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज। इक्वेशन नंबर 5, A ट्रांसपोज w बार ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज, और इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम कहां लिखी थी हमने, ये रही, A ट्रांसपोज w ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो सॉल्यूशन है w बार वो मुझे इसका एक सुसंगत हल मिलने वाला है, और सुसंगत हल के लिए अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि w बार इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब मैं यहां से, अगर ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही गई है, अब मुझे ये कंडीशन और प्रूफ करनी है, तब मैं कह दूंगा कि w बार इस ड्यूअल प्रॉब्लम का क्या है, एक सुसंगत हल है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूं, अब थर्ड असमीका को देखिए, अभी तो हमने लिखा था ये मूल चरों के लिए, अब हम बात करते हैं न्यूनता पूरक चरों के लिए। न्यूनता पूरक चरों के लिए लिखने पर, और न्यूनता पूरक चरों के लिए अगर आप लिखते हो तो न्यूनता पूरक चर कौन कौन से हैं, यानी कि न्यूनता पूरक चरों के रेस्पेक्ट में ये गुणांक सदिश क्या बनने वाले हैं, E1 E2 अप टू EM। सो w बार ट्रांसपोज, समीकरण नंबर 3 देखिए, w बार ट्रांसपोज
वहां पे अल्फा जे है क्योंकि वो एक तरह से गुणांक सदिश ही है, तो हम लिख रहे हैं हम न्यूनतम पूरक चरों के लिए, न्यूनतम पूरक चरों के लिए गुणांक सदिश क्या होंगे, E1। और फिर वहां पे है सी जे, कॉस्ट क्या होगी उनकी, 0। न्यूनतम पूरक चरों की कॉस्ट 0 ही तो होती है। सिमिलरली W bar transpose E2 is also greater than equals to 0 and so on W bar transpose EM is greater than equals to 0, क्योंकि M ही तो थे, न्यूनतम पूरक चर M थे तो M लिख लिया। सो कंबाइंड फॉर्म इज W bar transpose E1 E2 up to E of M is greater than equals to 0 and E1 E2 up to EM क्या बनाता है, W bar transpose identity matrix IM is greater than equals to 0. So from here W bar का transpose is greater than equals to 0. So W bar is greater than equals to 0. तो देखिए समीकरण नंबर 5 और समीकरण 6 से अतः समीकरण 5 में 6 से यह सिद्ध है कि W बार जो है वो ड्यूल प्रॉब्लम सेकंड का क्या है, एक सुसंगत हल है अर्थात फिजिबल सॉल्यूशन है। और अगर मुझे W बार इसकी ड्यूल प्रॉब्लम का सुसंगत हल मिला तो मैं कह सकता हूं स्टूडेंट्स, और ये मिला कहां से, जब मैंने XB के लिए काम किया था, तो XB भी इसका एक सुसंगत हल होगा। और जब XB इसका एक सुसंगत हल होगा तो हम ये देख चुके हैं थ्योरम नंबर 3 में कि जब दो X बार और W बार प्राइमल और ड्यूल प्रॉब्लम के दो सुसंगत हल होते हैं तो वो उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी होंगे, इष्टतम हल भी होंगे। अतः जब W बार, तो ये इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी होते हैं। अतः W बार जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ड्यूल प्रॉब्लम का, ठीक है। और जब W बार ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ड्यूल प्रॉब्लम का, अतः और हम जानते हैं कि किसी भी ड्यूल प्रॉब्लम जो होती है, किसी प्राइमल प्रॉब्लम की जो ड्यूल प्रॉब्लम होती है, उसकी भी अगर हम ड्यूलिटी निकालें तो वो क्या होगी, वही प्राइमल प्रॉब्लम। इसका मतलब जब मेरे पास में ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला तो इसकी ड्यूल प्रॉब्लम का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अगर इसको मैं प्राइमल प्रॉब्लम मान के चलूं, एक पहले प्राइमल प्रॉब्लम को मैंने अभी स्किप कर दिया माइंड से, और अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये ही प्राइमल प्रॉब्लम है। हालांकि ये ड्यूल प्रॉब्लम है हमारी दी हुई प्राइमल प्रॉब्लम की, लेकिन जब मैं इसकी भी ड्यूलिटी निकालता हूं तो उसका भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो उसका भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा ड्यूल प्रॉब्लम का। और जब वो ड्यूल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, इसका मतलब, और वो ड्यूल प्रॉब्लम होती क्या है, वो अपनी खुद प्राइमल प्रॉब्लम, इसका मतलब प्राइमल प्रॉब्लम का भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो फाइनली आप लिख देते हैं कि अतः W बार द्वैती समस्या का इष्टतम हल होगा, ठीक है। और द्वैती जो समस्या है, और हम जानते हैं कि द्वैती समस्या, हम जानते हैं कि द्वैती की जो द्वैती समस्या है वो क्या होती है, आद्य समस्या ही होती है, आद्य समस्या ही होती है। और द्वैती समस्या अगर आद्य समस्या ही होती है, अतः जो अपनी द्वैती समस्या है उसका इष्टतम हल विद्यमान होने पर उसकी जो प्राइमल प्रॉब्लम है आद्य समस्या का भी इष्टतम हल विद्यमान होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस तरीके से ये थ्योरम हमारी प्रूफ होती है कि यदि आपके पास में ड्यूल प्रॉब्लम है और उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसकी प्राइमल प्रॉब्लम का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि किसी भी प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूलिटी वो खुद प्राइमल प्रॉब्लम ही होती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ नई चीजों के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।